हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 साइंस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वेल डिफाइंड प्लेसेस में, नीचेस मतलब होता है मैच ऑफ स्पीसीज, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में, इकोसिस्टम में पूरा अपना एबिलिटी यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design features that allow the organisms to use that particular niche। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि DNA का कॉपिंग जो होता है रिप्रोडक्शन के दौरान वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन फीचर्स के लिए, क्योंकि यही अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने के लिए अपना पर्टिकुलर नीच, अपना स्पीसीज से मिलता जुलता बने रहना। रिप्रोडक्शन इसलिए क्या होता है? लिंक्ड होता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का, उसके लिए। लेकिन नीचेस जो है चेंज कर सकता है। क्योंकि वो कारण जो है उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बियॉन्ड है। क्यों उस ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बियॉन्ड है? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, अप एंड डाउन, ज़्यादा कम, पानी का लेवल घट बढ़ सकता है, मीटोराइट्स आके अर्थ को हिट कर सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है चेंजेस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो कारण जो है इन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बस में नहीं है, वो उसके बस में नहीं है। अगर कोई पॉपुलेशन जो कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है किसी सूट है पर्टिकुलर नीच में, और अगर नीच ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है तो पूरा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होता है तो वो पॉपुलेशन बच जाएगा। देखिए उसका एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ कि मान लीजिए एक लेक है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है किसी भी टेम्परेट वाटर रीजन, टेम्परेट एरिया में, और उस टेम्परेट एरिया किसको कहते हैं? ऐसा एरिया जहाँ की ना ही आपका बहुत ज़्यादा हॉट है ना ही बहुत कोल्ड है। तो अगर वहाँ किसी कारण से क्या होता है, मान लीजिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? मर जाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेट वाटर में है और अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ इस ढंग से कि वो बहुत ना ही ज़्यादा हॉट ना ही ज़्यादा कोल्ड को बर्दाश्त कर सके। लेकिन मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि अपने आप को ऐसा अडॉप्ट किया हुआ, अपने अंदर ऐसा चेंजेस लाया हुआ, उसके अंदर ऐसा वेरिएशन है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है। तब उस समय क्या होगा? सारा बैक्टीरिया नहीं मरेगा, जो विथ स्टैंड नहीं कर सकेगा वो मर जाएगा, जो उस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा वो जीवित रह जाएगा। तो वेरिएशन रहने से फ़ायदा हुआ ना, कि जो बर्दाश्त कर पा रहा था वो जीवित रह गया। इसलिए कहा गया है कि वेरिएशन जो है क्या करता है? सर्वाइवल ऑफ किसी भी स्पीसीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ से जवाब मिल गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसका जवाब हम लोगों को मिल गया कि वेरिएशन जो है क्या करता है? इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ दिया हुआ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पहले हम लोगों को एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 10 ग्राम शुगर ले लीजिए, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। यानी कि पहले हम लोग एक फ्लास्क में क्या करेंगे? 100 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, उसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे, उसमें से 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें एक पिंच ऑफ यीस्ट यानी चुटकी भर यीस्ट को डाल देंगे
उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में कॉटन प्लग लगा देंगे उसके माउथ पर और उसको वार्म प्लेस में रख देंगे। लगभग 1-2 घंटा या 3-4 घंटा के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ उस टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे और क्या करेंगे, एक स्लाइड पर रखेंगे और उसको कवर स्लिप से ढक करके हम लोग एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जब हम लोग एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा कि उस जो यीस्ट था उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ हम लोगों को नज़र आएगा। बहुत सारा सेल्स अगल बगल बना हुआ पेरेंट सेल से बना हुआ ग्रो किया हुआ हम लोगों को दिखेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 8.2 करने के लिए कहा गया है। फिर वक्त बताया जा रहा है कि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लीजिए, उसको भिजा दीजिए और डार्क प्लेस में रख दीजिए। फिर कहा जा रहा है कि उस ब्रेड को 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद लगातार 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करते रहिए। तो 1-2 दिन के बाद ही हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि उस ब्रेड के ऊपर, उस स्लाइस ऑफ ब्रेड के ऊपर कुछ हरा हरा डेवलप कर गया है, बन गया है, पैदा हो गया है। और वो जो हरा हरा आपको दिखेगा वो बिल्कुल इस तरह का रहेगा जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक्चुअली ये क्या है, ये आपका राइजोबस फंगस है। ये ब्रेड मोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक प्लांट है, वही हम डेवलप कर गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नीचे, इसमें कहा गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज बाय विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकंड। यानी इस वाले एक्टिविटी और इस वाले दोनों को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले वाले केस में जिस मेथड से वो जो है यीस्ट बढ़ा था, इंक्रीज किया था, प्रोड्यूस किया था, रिप्रोड्यूस किया था, उस मेथड को हम लोग बडिंग कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड वाले एक्टिविटी में जो हम लोग देखें, ये जो ब्रेड मोल्ड जो है बड़ा इंक्रीज़ किया अपना नंबर में, उस तरह का वहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन किया, तो उस मेथड को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखा था ना कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि 6 मेथड्स होता है, उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है फिजन, किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिजन। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड जो है बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फिजन के बारे में। फिजन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपने सेल को डिवाइड करता है, उस मेथड को हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक करना। और इससे क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इस मेथड से जो रिप्रोड्यूस करता है वो अमीबा हो गया, है ना, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। क्या है कि अमीबा जो है इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है लंबा होता है, इस तरह से इलोंगेट करता है। इसके सेल, बॉडी सेल में देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ देखिए इस तरह का शेप बनेगा, ये और लंबा होगा। कुछ समय के बाद क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसका सेल बॉडी जो है वो पूरी तरह से सट जाता है यहाँ पर और यहाँ से टूट जाता है और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में बन जाता है। चूँकि ये 2 बन रहा है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा।
लेकिन ये जो था इसका कोई फिक्स शेप नहीं था, किसी भी तरह से ये डिवाइड हो सकता है, कोई भी प्लेन से, कोई भी एंगल से, किसी भी तरह से। लेकिन एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लिशमैनिया, जो कि कालाजार हम लोगों को अंदर क्रिएट कर, हम लोग को कालाजार की जो बीमारी होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है लिशमैनिया। ये जो है आपका एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से कटता है। बाइनरी फिजन इसमें भी होता है, लेकिन इसका पूरा फुल बॉडी जो होता है वो वर्टिकली कटता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट ओरिएंटेशन से कटता है और दो पार्ट्स में, दो टोटल सेल्स में बदल जाता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं टूटेंगे, फिजन होगा, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे डॉटल सेल्स बनते हैं एक ही समय में। उस तरह के फिजन को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए प्लाज्मोडियम। तो अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि फिजन किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजन का डेफिनेशन क्या होता है। तो कैसे आप लिखेंगे फिजन का डेफिनेशन? फिजन एक प्रोसेस है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटता है, डिवाइड करता है और दो या दो से अधिक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है। एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद मैं जो नोट्स बनाऊंगा उसमें जो है सारा क्वेश्चन और उसका आंसर दे दूंगा। आप लोग नोट्स का इंतज़ार कीजिए, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा फिर नोट्स का वीडियो भी मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि व्हाट इज़ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि जिस प्रोसेस में कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूट करके दो ऑर्गेनिजम्स में बनता है, दो नए ऑर्गेनिज्म में, दो डॉटर सेल्स में बनता है, उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल होगा अमीबा। मल्टीपल फिजन का डेफिनेशन क्या कहिएगा? द प्रोसेस ऑफ फिजन इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम, उसी को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा टाइप पे हम लोग आते हैं, वह है फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें भी हम लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ वाटर ले लीजिए किसी लेक से या पॉन्ड से, जो कि आपको गंदा डार्क ग्रीन रंग का लगे और उसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखे। एक या दो फिलामेंट्स को एक स्लाइड पे रख दीजिए और उस पर एक डार्क ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड कर दीजिए और उसको कवर कर दीजिए कवर स्लिप से। उसके बाद हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखिए। उस जब पावरफुल माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को किस तरह का देखने के लिए मिलेगा? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह का आपको देखने के लिए मिल सकता है उस पॉन्ड वाटर में। ये एक्चुअली क्या है? ये स्पायरोगायरा है। ये क्या है? स्पायरोगायरा है, जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका कि रिलेटिवली सिंपल बॉडी डिजाइंस होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड से स्टिल वो प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल दिया स्पायरोगायरा। वो मैच्योर करने के बाद, बड़े होने के बाद डिवाइड कर जाता है। तो आखिर फ्रैगमेंटेशन क्या है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन को डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब दो या दो से अधिक पीसेस में टूटता है मैच्योर करने के बाद, और हर पार्ट, हर टुकड़ा जो है क्या करता है? बदल जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इंग्लिश में आप इस तरह से लिखेंगे कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप स्पायरोगायरा लिख सकते हैं।
देखिए आगे के पैराग्राफ में बताया गया, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंपली डिवाइड नहीं कर सकता है सेल बाय सेल। मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। वो सिर्फ सेल्स का कलेक्शन नहीं है, सेल्स का कलेक्शन नहीं है, इसलिए ऐसा उसमें नहीं हो पाएगा। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज में बदलते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अगर एक सेल डिवाइड कर जाएगा तो कैसे होगा? जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए एक आई है, आई तो कई सेल से बना हुआ है। मान लीजिए रेटिना, उसका एक पार्ट लेते हैं। आई आई में कई पार्ट्स हैं, और मान लीजिए मैं रेटिना का एग्जाम्पल लेता हूँ। उस रेटिना में क्या है? रॉड्स एंड कॉन सेल्स हैं। मान लीजिए सिंपल सेल डिवीज़न होता है और उसका रॉड्स चला गया एक में, डॉटर सेल्स में, कॉन्स नहीं गया, तब तो वो आई जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, रेटिना फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो हर ऑर्गन का डिवीज़न सेल बाय सेल होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लगभग इम्प्रैक्टिकल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, और बेटर मेथड और कॉम्प्लेक्स मेथड वेज तरीका ढूंढना पड़ता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो नेचर उसको ऐसा प्रोवाइड किया है कि वो अलग तरीका से, जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट मेथड से करते हैं। यहाँ पे ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंटेशन मेथड से कर रहा है। एक बेसिक स्ट्रेटजी यूज जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ये है कि डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन, थोड़ा ना ये एक ही सेल से बना हुआ है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो मान लीजिए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसका बॉडी डिज़ाइन जिसका कॉम्प्लेक्स होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स। बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, हम लोग से ही पूछा जा रहा है कि बताइए कैसे हो सकता है जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है तो वो सिंगल सेल टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो ऐसा होना दिक्कत है। तो वो हाँ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए कर लेता है क्योंकि वो कैपेबल ऑफ ग्रोइंग होता है और प्रोलिफेरेटिंग होता है। प्रोलिफेरेटिंग का क्या मतलब हुआ? इंक्रीज करना क्विकली, नंबर में जल्दी जल्दी तुरंत नंबर में बढ़ जाना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इस मेथड से करते हैं और उनका बॉडी का सेल्स जो होता है वो कैपेबल होता है ग्रो करने का और जल्दी जल्दी नंबर इंक्रीज करने का, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। और सही समय पे वक्त रहते ही क्या करता है, बाकी सेल्स को और डेवलप कर लेता है और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन। तो फ्यूजन में भी देखा कि वो टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल रहा है, डॉटर सेल्स में बदल रहा है, फ्रेगमेंटेशन में ही बदल रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक फ्यूजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में, लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और वो टूटता है दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में, और फिर जो है क्या करता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म का ये या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उसका स्मॉल पार्ट जो है कट हो जाता है बॉडी का, तो वो फिर से ग्रो कर जाता है, रीजेनरेट कर जाता है और पूरा जो है होल न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। तो इसी को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन।
Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual in from their body parts. उनके बॉडी पार्ट्स में से क्या होता है, वो कैपेबल होता है ग्रो करने का पूरा ऑर्गेनिज्म को. दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस. मान लीजिए किसी कारण से वो ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या हो गया, टूट गया, कट हो गया बहुत सारे टुकड़ों में, तो ये हर टुकड़ा क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है. एग्जाम्पल हम लोगों को बताया जा रहा है, सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. यहाँ पे डायग्राम देखिए, इस पेज में डायग्राम दिया है. यहाँ पे क्या है, ये प्लेनेरिया है. इसके बॉडी को देखिए 3 पार्ट में काटा गया है. मान लीजिए हम लोग इसको 3 पार्ट में कट कर दिए, या किसी कारण से अपने आप वो कट हो गया, तो ये हेड पार्ट, इसको स्टमक पार्ट या मिडिल पार्ट कहिए, इसको टेल पार्ट कहते हैं. तो ये हेड पार्ट देखिए यहाँ जब गया तो वो बाकी सारा पार्ट डेवलप कर लेता है अपने आप, इसी रीजनरेशन मेथड से. फिर ये वाला देखिए मिडिल पार्ट हेड भी डेवलप कर लेता है, टेल भी डेवलप कर ले रहा है. फिर इस वाले पार्ट को देखिए, इसमें टेल था सिर्फ, टेल से क्या हुआ, मिडिल पार्ट और हेड पार्ट दोनों डेवलप हो गया. फिर कुछ समय के बाद ये फुल ऑर्गेनिज्म में बदल गया, ये फुल ऑर्गेनिज्म में बदल गया, ये फुल ऑर्गेनिज्म में बदल गया. तो वही बात हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू मैनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन. रीजनरेशन जो कैरिड होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है, और ये सेल्स प्रोलिफेरेट करता है. मैं यहाँ पे मीनिंग बता चुका हूँ प्रोलिफेरेट का, कि इंक्रीज करना क्विकली नंबर में, एंड मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाना. तो रीजनरेशन कैसे होता है, द सेल्स ऑफ द कट बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड करता है रैपिडली और बना देता है सेल्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं बॉल ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं बॉल ऑफ सेल्स. यही जो सेल जो प्रेजेंट है बॉल ऑफ सेल्स में, वो मूव करता है प्रॉपर प्लेसेस में, प्रॉपर जगह पर बॉल के अंदर. उसके बाद वो क्या करता है, अपना डिफरेंट वेरियस ऑर्गन पार्ट्स का, ये बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गन्स बना लेता है उस ऑर्गेनिज्म का. उसके बाद वो सेल जो है चेंज कर लेता है अपने शेप को, और स्पेशलाइज्ड बन जाता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए. देखिए यहाँ पर दिया है, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, वो जो मैं बताया बॉल ऑफ सेल्स, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज. वो अलग अलग सेल टाइप और टिश्यूज में बदल जाता है. फिर वही चेंजेस जो है ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं. और वही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, वो सेल्स एंड टिश्यूज जो होता है जब स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर ले एक्वायर कर लेता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने जगह पे चला जाता है, सही जगह पे जो भी उसका करेक्ट पोजीशन होगा, करेक्ट प्लेस होगा, और फिर वो अपना फंक्शन वहाँ कैरी आउट करने लगता है. इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. लेकिन कहा जा रहा है कि रीजनरेशन जो है सेम नहीं है रिप्रोडक्शन के. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिजम्स जो है वुड नॉट कट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट, यानी कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं करेगा कि हम कट करें फिर रिप्रोड्यूस करें. इसीलिए ये जो है रीजनरेशन जो है रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं है, या रिप्रोडक्शन इसको रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के जैसा सेम नहीं है. अब एक क्वेश्चन ये हम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैमल हो गया, वो जो है नहीं रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन मेथड से. क्यों? या रीजनरेशन मेथड क्यों नहीं पॉसिबल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम लोगों में, मैमल्स में, या किसी जानवर में, मान लीजिए कुत्ते में या कैट में या और कोई भी. तो इसका आंसर मैं बताता हूँ. मान लीजिए एक डॉग है, तो डॉग एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है.
उसका बहुत सारा बॉडी पार्ट है, मान लीजिए उसका एक टेल कट गया, तो क्या उसका टेल जो है कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट को, ब्रेन को, लंग को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, हाथ पैर को या और दूसरा कोई भी ऑर्गन्स को, जो कि ज़रूरी है एक कंप्लीट डॉग को बनाने में? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि वो उस एक टेल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो बाकी सेल, बाकी ऑर्गन्स के बाकी टिश्यूज़ जो कि मिल करके ऑर्गन्स बनाया है, दूसरा ऑर्गन सब बनाया है, वैसा वो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, बना सके। इसलिए रीजनरेशन मेथड जो है कैपेबल नहीं है फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक डॉग, मैमल एक्सेट्रा। मैमल में ही आ गया डॉग। द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? और कॉम्प्लेक्स वेज चाहिए रिप्रोडक्शन का, जिसे कि हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, ज़रूर समझ जाइएगा। आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।